ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के लिए स्पर्श पुस्तक में से तुम कब जाओगे अतिथि पाठ पढ़ेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के लेखक हैं शरद जोशी। शरद जोशी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1991 में हुई थी। शरद जी का बचपन बहुत से शहरों में बीता, अलग अलग शहरों में ये बचपन में रहे थे। और जब इन्होंने नौकरी की तो सबसे पहले सरकारी नौकरी से शुरुआत की, लेकिन वो भी छोड़कर उन्होंने लेखन को अपनी आजीविका बना लिया, यानी जीने का साधन लेखन को बना लिया। शुरुआत में आरंभ में वे कहानियां लिखते रहे, फिर उन्होंने व्यंग लिखना शुरू कर दिया। व्यंग्य कहते हैं किसी बात को घुमा फिरा कर कहना, सीधी बात ना कहना, ताकि लोगों को हंसी भी आए, जिसको इंग्लिश में हम सरकाज़म कहते हैं। तो इन्होंने उपन्यास भी व्यंग्यात्मक लिखे, ये कॉलम लिखते थे, उसमें भी व्यंग होता था। और धारावाहिक यानी सीरियल्स भी इन्होंने लिखे, वो भी व्यंग्यात्मक सीरियल्स लिखे जो टीवी में या फिल्मों में भी आए। और इन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी जो व्यंग्यात्मक थी। संवाद लिखे, वो भी व्यंग्यात्मक। तो व्यंग के प्रमुख लेखक शरद जोशी जी हैं। इनकी कृतियों के नाम है जो सभी व्यंग की हैं ज्यादातर। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, तिलस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, ये सारे नाम आपकी पुस्तक में शरद जोशी जी की जीवनी जहां दी हुई है वहां सब है, आप वहां से देख सकते हो। और इन्होंने 2 व्यंग्य नाटक लिखे, अंधों का हाथी और एक था गधा। अंधों का हाथी और एक था गधा, ये 2 नाटक लिखे हैं, ये भी व्यंग्यात्मक ही हैं। और उर्फ कमलमुख बीए, मैं केवल मैं नाम के उपन्यास लिखे। इनकी जब हम कहानियां, उपन्यास या जो भी रचनाएं हम पढ़ते हैं तो बहुत सरल सहज भाषा होती है, हर एक को समझ में आ जाए। अनेक मुहावरों का प्रयोग करते हैं, हास परिहास, हंसी की बातें करते हैं अपनी रचनाओं में। इन्होंने धर्म, आध्यात्म, राजनीति, समाज, लोगों का व्यक्तिगत आचरण, व्यवहार, इन सबको बहुत ध्यान से देखा था, बहुत ऑब्जर्व करते थे इन सब विषयों पर, और फिर अपनी रचनाओं में ये सारी बातें डाल देते थे। कोई धर्म की बातें हो, अध्यात्म की बातें हो, राजनीति की हो, समाज की हो, सब बातों को ध्यान से ऑब्जर्व करके फिर ये अपनी रचनाओं में लिखते थे। और समाज की विसंगतियों पर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, समाज में जो बुराइयां हैं उनके बारे में भी लिखा है। इनकी रचनाओं को पढ़कर आश्चर्य होता है कि कैसे कोई व्यक्ति इतने ध्यान से चीजों को समझ लेता है और फिर लिखता है, और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हम इनकी रचनाओं को पढ़कर। तो जब हम ये इनका पाठ पढ़ेंगे, तुम कब जाओगे अतिथि, तो हमें लगेगा कि कितनी आसानी से इन्होंने ऐसे लोगों का वर्णन कर दिया जो दूसरों के बारे में सोचते नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो एक ऐसे अतिथि की बात की है इन्होंने अपने पाठ में। अतिथि कहते मेहमान को, अतिथि जिसके आने की तिथि ना हो और जाने की तिथि ना हो, अतिथि मेहमान। आजकल तो सब बताकर आते हैं, लेकिन पहले जमाने में कभी भी कोई किसी के घर चला जाता था, इसलिए कहा जाता था अतिथि आ गए हैं, जिसके आने की तिथि नहीं है, तो वो मेहमान होते हैं अतिथि। और ये भी कहा जाता था कि अतिथि देवता होते हैं, अतिथि देवो भव,
अतिथि जो होते हैं वो देवता भगवान होते हैं, इसलिए उनका आदर सत्कार करना चाहिए, ऐसा हमारे संस्कारों में कहा गया था। लेकिन आजकल समय बदल गया है, इसलिए लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, व्यावहारिक हो गए हैं। तो इस पाठ में बहुत सुंदरता से लेखक ने वर्णन किया है उस अतिथि का जो किसी अपने जान पहचान वाले के घर में, दोस्त के घर में जाता है और फिर वापस आने का नाम ही नहीं लेता। तो जो घर वाले हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो मन में क्या क्या सोचते रहते हैं उस अतिथि के बारे में, बोल तो नहीं सकते, लेकिन बहुत सुंदर मनोवैज्ञानिक वर्णन इसमें लेखक ने किया है। तो हम शुरू करते हैं। आपको मैं एक एक पंक्ति, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए पढ़कर समझाऊंगी, ताकि आपको कोई भी प्रश्न बीच में से आ जाए आप उत्तर लिख सको। तो हर पंक्ति का अर्थ बताकर, भाव बताकर, पीछे छिपे हुए भाव समझाकर मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। तो अपनी पुस्तक खोल लीजिए, और शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी पता लगे। तो तुम कब जाओगे अतिथि, ये मन की बात है, किसी के मन की बात है कि कब जाओगे तुम, मन में सोच रहे हैं, बोल नहीं रहे उनको। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक के घर में, ये लेखक ही हैं या लेखक ने कल्पना की है किसी की कि किसी के घर में कोई मेहमान आए हैं और वो क्या सोच रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेखक के ही घर में, मान लीजिए, मेहमान आए हैं, एक व्यक्ति आया है उनका जान पहचान का, और लेखक कह रहे हैं आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर, तुम्हारे आने का आज चौथा दिन है, 4 दिन हो गए, आज चौथा दिन है। तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यानी मैं आज चौथे दिन तुम्हें देख रहा हूं, तुम अभी भी हमारे घर में ही पड़े हो, और ये एक प्रश्न मन में बार बार घुमड़ रहा है, आ रहा है, मन में छा रहा है, मन में घूम रहा है। जैसे बादल आसमान में घुमड़ते रहते हैं, ऐसे बार बार ये प्रश्न मन में आ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। फिर कहते हैं तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। तुम जहां पर बैठकर, हमारे घर में तुम्हें एक स्थान दिया हमने, एक कमरा दे दिया कि इसमें आप सोइए, इसमें रहिए। तो जहां तुम बैठकर निसंकोच, बिना संकोच के, बिना झिझक के, तुम्हें कोई हेजिटेशन भी नहीं है, सिगरेट फूंक रहे हो, और वहीं पर सामने एक कैलेंडर लटका हुआ है। कैलेंडर की बात क्यों कह रहे हैं, ताकि तुम देखो उसे और गिनो कि कितने दिन हो गए तुम्हें, और जाओ तुम यहां से। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। पहले जमाने में कैलेंडर होते थे, पता नहीं आप लोगों ने देखे या नहीं। एक कैलेंडर होता था और उसके नीचे छोटी छोटी पर्चियां, 365 दिनों की पर्चियों की तरह, हर दिन की एक डेट लिखी हुई, वार लिखा हुआ, बहुत सारी पर्चियां चिपकी होती थी, उसमें लगाई गई होती थी, अटैच की होती थी। तो हर दिन सुबह घर के जो भी लोग होते थे वो सुबह उठकर उस पर्ची को फाड़ देते थे कि वो कल की तारीख जो होती थी, और फिर उसके नीचे नई तारीख, नया दिन आ जाता था। इस तरह के कैलेंडर होते थे। तो कई बार पंखा चलने से वो पर्चियां जो लगी होती हैं कैलेंडर पर, वो फड़फड़ाती थी, हवा में उड़ती थी। तो लेखक कह रहे हैं कि उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में रहते हुए बाहर नहीं निकल के आ रही तुम्हारे पास। जहां उनकी जगह है वो वही है, वो तारीखें नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं, नम्रता से हिलती रहती हैं।
विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। 2 दिनों से तुम्हारे सामने मैं जानबूझकर दिखा दिखा कर वो तारीख बदलता हूँ, वो उतना ऊपर की तारीख वाला पन्ना फाड़ता हूं और तुम्हें कोई असर नहीं होता। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम आए हो, 3 दिन बीत चुके हैं और ये आज चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, तुम्हारे लगातार मेहमान नवाजी करने का ये चौथा भारी दिन है। भारी क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्हें बहुत भारी लग रहा है मेहमान नवाजी करते हुए। खर्चा करना पड़ रहा है, उनके लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, अलग से उनकी देखभाल करनी पड़ रही है, उनके साथ समय बिताना पड़ रहा है, सब औपचारिकताएं निभानी पड़ रही हैं, फॉर्मेलिटीज करनी पड़ रही हैं। तो ये जो इन्होंने कैलेंडर की तारीखें बदलने की बात की है और तारीखों के फड़फड़ाने की बात की है कि नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं, ये तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी है कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि हम लोग विनम्र होकर, हम्बल होकर, नम्र होकर तुम्हें सह रहे हैं, हम फड़फड़ा रहे हैं अंदर से, ऊपर से कुछ नहीं कह रहे। हम भी कैलेंडर की जो तारीखें हैं वो अपनी जिस तरह अपनी सीमा में है, अपने वहीं चिपकी हुई है, ऐसे हम भी अपनी सीमा में रह रहे हैं। हम एक लिमिट तक तुम्हें झेल रहे हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे, तो हम भी अपनी सीमा में रहकर विनम्र होकर शिष्टाचार निभा रहे हैं। और तुम्हें दिखाने के लिए 2 दिन से मैं ये तारीखें बदल रहा हूं, ये दिखाने के लिए कि तुम्हें कितने दिन हो गए। शायद तुम्हें याद आ जाए कि मुझे इतने दिन हो गए, अब मुझे वापस जाना चाहिए। तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, सतत लगातार तुम्हारा आतिथ्य कर रहे हैं हम, चौथा भारी दिन, अब बहुत हो गया, अब ये भारी दिन और हम नहीं सह सकते। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती, लगता ही नहीं है कि तुम जाने वाले, कोई संभावना दिख नहीं रही हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही कि तुम जाओगे। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। अब वो उदाहरण दे रहे हैं कि 2 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे, आपको पता होगा 1970s में, एडविन एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो कह रहे हैं लाखों मील यात्रा करके चंद्रमा पर गए थे और वापस आ गए थे जल्दी से, वहां अपना कदम रखा, जो भी काम था उन्होंने, जो भी रिसर्च या जो भी करना था वो किया और वापस आ गए थे। इतनी दूरी तक जाने के बाद भी जल्दी से वापस आ गए थे। जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो, तुम तो छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो, कहीं इंडिया में ही थे तो कहीं गांव से आए होंगे, किसी शहर से भी आए होंगे, तो कितने कुछ 100 किलोमीटर की यात्रा होगी या कुछ 1000 मील की यात्रा होगी, और तुम आकर बैठ गए हो। चंद्रमा से जाकर लोग फटाफट वापस आ गए और तुम, एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं अंतरिक्ष यात्रियों को, आप जानते होंगे। तो लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने तुम, 4 दिन हो गए तुम नहीं जा रहे हो वापस, जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर में आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। वहां भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी अपने कदमों की, अपने चरणों की, पैरों की छाप चांद की मिट्टी पर लगाई थी। तुम तो मेरे, अब वो लेखक अतिथि को कह रहे हैं, तुमने तो अपने पैरों की छाप मेरे घर में अंकित कर दी है, छाप लगा दी है, बना दी है अपने पैरों की छाप। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने रहकर हमारे घर में 4 दिन तक रहकर मेरे साथ अंतरंग निजी संबंध भी स्थापित कर लिया। अंतरंग यानी गहरा, निजी संबंध, अपना रिश्ता कायम कर लिया मेरे साथ। बहुत अच्छा हुआ, हम दोनों 4 दिन से रह रहे हैं, मैंने बहुत
आपके साथ दोस्ती गहरी निभा ली। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुमने देख लिया कि मैं कितना सीमाओं से घिरा हूं, कितना मजबूर हूं। मैं इतना बड़ा कोई अमीर नहीं हूं कि मैं मेहमानों को इतने दिन तक झेल सकूं। तो तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। बैंगनी कलर होता है बैंगन का, बैंगन को बैंगनी रंग को बैंजनी भी कहते हैं, मूव कलर, पर्पल कलर को। तो ये बैंजनी चट्टान तुमने देख ली। अब इस यहाँ पर बैंजनी चट्टान का मतलब ये एक प्रतीक की तरह है कि कितनी बड़ी रुकावट है। चट्टान हमेशा रुकावट के लिए आती है। तो मेरी आर्थिक जो मजबूरी, आर्थिक यानी फाइनेंशियल, पैसे की मेरे साथ जो आर्थिक मजबूरी है, मैं बहुत अमीर नहीं हूं। तो ये एक रुकावट है मेरे लिए मेहमान नवाजी करने में। मेहमान आते हैं तो खर्चा बढ़ जाता है। तो तुमने देख ली मेरी बैंगनी रंग की चट्टान। अब चट्टान बैंगनी रंग की यानी बहुत जो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो ये रुकावट है, फाइनेंशियल कमी है, हमारी आर्थिक मजबूरी है, हमारे पास पैसे की कमी है जो चट्टान की तरह मेहमान नवाजी करने में रुकावट डालती है। तो तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की, आर्थिक लिमिटेशंस की, फाइनेंशियल लिमिटेशन की रुकावट देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके, यानी तुमने रहकर देख लिया है। तुम समझ भी गए होगे कि मेरे अंदर मिट्टी खोदना यानी अंदर की बातें जान लेना, यानी 4 दिन तक रहकर कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाना चाहिए मेहमान को कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इनके हालात कैसे हैं, ये कोई बहुत बड़े अमीर लोग तो नहीं है। तो तुमने मेरी काफी मिट्टी खोद ली, यानी मेरे बारे में तुमने काफी कुछ जान लिया होगा। अब तुम लौट जाओ, अब चले जाओ यहां से। अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। हाई टाइम मतलब अब बस इससे ज्यादा समय हम और नहीं बिता सकते। जब हम कहते हैं ना हाइट ऑफ या हाई टाइम आ गया है, बस अब चले जाओ, अब इसके बाद मत रुको, तो इसको अंग्रेजी में हाई टाइम कहते हैं और इंग्लिश में उच्च समय आ गया है। अब सही समय आ गया है, तुम चले जाओ। तुमने देख लिया है हमारी मजबूरियां कितनी हैं। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? तुम जिस पृथ्वी पर रहते हो, यानी जिस धरती पर रहते हो, जिस भूमि पर तुम्हारा घर है, वो तुम्हें बुलाता नहीं है क्या वापस? तुम यहीं आकर जम गए हो। उस दिन जब तुम आए थे, ये सब मन में लेखक कह रहे हैं, ये किसी को मुंह से नहीं कह रहे, क्योंकि कह नहीं सकते मेहमान को इस तरह की बातें, केवल मन ही मन में लेखक कह रहे हैं और ऐसे लोगों पर व्यंग कर रहे हैं जो दूसरों के घरों में चले जाते हैं रहने के लिए और वापस आने का नाम नहीं लेते, उनके हालात को नहीं समझते। तो कह रहे उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था कि कहीं पता नहीं कितना खर्चा करना पड़ जाएगा। जब तुम आए थे तो मेरा मन आशंका से कि पता नहीं हमारे पास इतने पैसे हैं कि नहीं है, हमारे पास इतनी सुविधाएं तो है नहीं कि हम मेहमान को बहुत अच्छी तरह रख सकें। तो मेरा मन आशंका से धड़क उठा था कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ, हम तुम्हारी अच्छी तरह खातिर ना कर पाए, और पता नहीं तुम कितने दिन रहोगे, क्या क्या करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। ये सारी आशंकाएं थी जिस दिन मेहमान लेखक के घर में आए थे, और इन आशंकाओं से लेखक का मन धड़क उठा था, घबरा गए थे लेखक। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया था। बटुआ क्या कहते, किसको कहते हैं? वॉलेट को, जिसमें पैसे रखते हैं। तो कह रहे अंदर ही अंदर बटुआ भी कांप गया था कि अब मैं खाली हो जाऊंगा, जितने पैसे थोड़े बहुत जमा करके रखे हुए हैं वो सारे इस मेहमान की खातिर में चले जाएंगे। तो बटुआ भी कांप गया था। ये सब व्यंग कर रहे हैं। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। अंदर से
दिल धड़क रहा था कि ये क्यों आ गए, कैसे हम इनकी देखभाल करेंगे। लेकिन फिर भी तुमसे मैं मुस्कुराते हुए गले मिला था और मेरी पत्नी ने भी तुम्हें सादर नमस्ते किया था, आइए आइए। क्यों किया था? क्योंकि शिष्टाचार के नाते ये सब करना पड़ता है। इंसान को दिखावा करना पड़ता है कि आपके आने से हम बहुत प्रसन्न हैं। स्नेह भीगी मुस्कुराहट यानी प्रेम से भीगी हुई मुस्कुराहट के साथ मैं गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें नमस्ते की थी, सादर आदर के साथ। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। कह रहे हैं, हे अतिथि, हम लोग मध्यम वर्ग के हैं, मिडिल क्लास हैं। मिडिल क्लास जो होती है वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन चलाती है, किसी से मांग नहीं सकती और इतना भी नहीं होता कि किसी को लग्जरी से बहुत ऐश करवाई जाए। अपना ही गुजारा मुश्किल से मिडिल क्लास करती है। तो कह रहे हैं जिस दिन तुम आए थे उस रात को हमने अपने आप को मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास बना लिया था। अपर मिडिल क्लास वाले लोग जैसे खाते हैं वैसा खाना हमने बनाया था, वरना हम तो रोज दाल रोटी खाने वाले सिंपल मिडिल क्लास लोग हैं। तो कैसे बना लिया था? उच्च मध्यम वर्ग का डिनर में बदल दिया था रात के भोजन को। भोजन और डिनर में बहुत अंतर है। जब हम किसी को कहते चलो डिनर पे चलते हैं या डिनर पे आ जाइए, इसका मतलब डिनर का मतलब बड़ा अच्छा खासा डिनर होगा, अंग्रेजी स्टाइल। और भोजन सुन के लगता है बहुत सिंपल सा भोजन होगा, दाल रोटी सब्जी होगी बस। तो हमने, लेखक कहते तुम जिस दिन आए थे उस दिन रात को हमने अपने सिंपल से भोजन को डिनर में बदल दिया था और उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में। तुम्हें स्मरण होगा, याद होगा, स्मरण होगा, याद होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। वैसे रोज तो मिडिल क्लास लोग एक सब्जी बनाते हैं, तो 2 सब्जियां, एक रायता और एक मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। ये जो हमने उत्साह से, बहुत एक्साइटमेंट में ये इतना सारा खाना जो बना दिया था, इसके जड़ में, इसके पीछे एक मूल यानी जड़ में, इसके पीछे कारण था कि एक आशा थी। क्या आशा थी? कि दूसरे दिन तुम चले जाओगे। एक दिन के लिए आए हो तो अच्छे तरह खिला विला के भेज देते हैं। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हमने ही तो ये आशा की थी कि तुम अपने मन में हमारी शानदार मेहमान नवाजी, जो हमने खातिरदारी तुम्हारी की है, मेहमान नवाजी की है, उसकी सुंदर छाप लेकर तुम दूसरे दिन रेलगाड़ी से चले जाओगे कि कितनी खातिर की है। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। ये मन में आशा थी कि तुम जाने की बात करोगे और हम तुमसे रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि मत जाइए और रुकिए, पर मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। अब यहाँ देखिए व्यंग्य कर रहे हैं। अच्छे अतिथि कौन होते हैं? जो बहुत ज्यादा दिन तक किसी के घर में रुकते नहीं हैं, किसी को परेशान नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते, किसी की मजबूरियों को समझते हैं, ऐसे अच्छे अतिथि होते हैं। तो कह रहे हमें तो ये आशा थी कि तुम दूसरे दिन चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। अतिथि सुलभ, मेहमानों वाली मुस्कान लिए। जो अतिथि सुलभ मुस्कान जरूरी नहीं है वो जेन्युइन हो, वो सच्ची मुस्कान हो, उसके पीछे हो सकता है कुछ भी छिपा हुआ हो, केवल दिखावे के लिए मुस्कुराना पड़ता है। तो अतिथि सुलभ मुस्कान, जब भी कोई घर में आता है या हम किसी के घर जाते हैं तो जब मिलते हैं तो मुस्कुराना ही पड़ता है, चाहे मन में कुछ भी हो। तो उसे कहते हैं अतिथि सुलभ मुस्कान, यानी दिखावटी मुस्कान। और तुम अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे, तुम गए ही नहीं, हमारी आशा के अनुसार हुआ ही नहीं ऐसा। हमने अपनी पीड़ा पी ली, देखा कि तुम तो गए नहीं दूसरे दिन भी, तो हमें अपनी पीड़ा पीनी पड़ी, अपना दुख सहना पड़ा। पीड़ा पी लेना, दुख सह लेना और प्रसन्न बने रहे।
दिखाते रहे कि हम बड़े खुश हैं आपके आने से, आपके रहने से। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। देखिए, स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, रात को डिनर कराया था, 2 सब्जियां, रायता, मिठाई, ये सब खिलाकर उनको लगा था कि बहुत उच्च कोटि का स्वागत किया गया है। लेखक ने अतिथि की एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी थी। तो कह रहे हैं कि स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। फिर हमने उस उच्च बिंदु से हम वापस आए और हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच का नाम दे दिया। लंच का नाम दे देने से लगता है बहुत बड़ी पार्टी हो रही है। इंग्लिश, यहाँ लेखक अंग्रेजी और हिंदी में अंतर बता रहे हैं। हिंदी में कोई भोजन कहे तो लगेगा कुछ ऐसे ही सिंपल सा होगा, और अगर कोई लंच कह दे तो लगेगा हाँ बहुत अच्छा खाना खिलाने वाले। तो यहाँ भी व्यंग भाषा को लेकर लेखक व्यंग कर रहे हैं। भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमने अच्छा सा लंच भी बनाया और फिर तुम्हें सिनेमा भी दिखा दिया रात को। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, ये हमारे सत्कार करने का आखिरी किनारा है। इससे ज्यादा हम सत्कार नहीं कर सकते। हमने स्वागत कर दिया तुम्हारा, खिला दिया, सिनेमा भी दिखा दिया। अब इसके आगे हमारे में हिम्मत नहीं है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। हमने आज तक किसी को इससे ज्यादा नहीं, किसी का भी इससे ज्यादा स्वागत नहीं किया, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है। कोई भी आया है, 1-2 समय का भोजन कराया है और सिनेमा दिखा दिया, ज्यादा से ज्यादा। इसके आगे हमने किसी का सत्कार नहीं किया। लेकिन इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। सिनेमा देखने के बाद आपको भावभीनी विदाई का क्षण आपके लिए आ जाना चाहिए था। आपको चले जाना चाहिए था, विदा हो जाना चाहिए था। भावभीनी विदाई, प्रेम से विदा करना। आपको बोलना चाहिए था कि अब मैं जा रहा हूं और मुझे विदा करो, और हम आपको प्रेम से भावभीनी विदाई दे देते। भावभीनी का अर्थ है प्रेम से। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने दूसरे दिन भी खाना खाया, सिनेमा भी देख लिया रात को, और फिर गए भी नहीं। हम तुम्हें स्टेशन भी छोड़कर आ जाते अगर तुम चले जाते तो। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं धुलने के लिए। यह आघात अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित कहते हैं जो पहले जो सोचा भी ना हो। जब उन्होंने कहा मुझे धोबी को कपड़े देने हैं, तो लेखक को लगा कि ये बहुत बड़ा आघात लगा है, बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ा दुख लगा है कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। इसकी चोट मार्मिक थी, मार्मिक, हृदय को छू लेने वाली। ये तो बहुत बड़ी चोट लगा दी इन्होंने। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी। तुम्हारे सामीप्य यानी तुम्हारे साथ रहने की, तुम्हारे समीप, तुम्हारे पास रहने की वेला, समय, वेला कहते हैं समय, अवधि। तुम्हारे समीप रहने की अवधि इस तरह से रबड़ की तरह खींचती जाएगी। रबड़ को जितना खींचो खींचता जाता है, तो ये तो समय खींचता ही जा रहा है, तुम तो जा ही नहीं रहे हो। तो इनके लेखक के घर में अतिथि के आने के समय को रबड़ के खींचने से तुलना कर रहे हैं। इसका मुझे अनुमान न था, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा हमारे यहाँ आना इस तरह रबड़ की तरह खिंचता चला जाएगा, मतलब इतना लंबा होता चला जाएगा। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। आज तक लेखक कहते हैं कि आज तक मुझे पता था कि अतिथि देवता होते हैं, जो भी घर में आता है वो देवता के समान होता है, उसका आदर सत्कार करना चाहिए। पर आज पहली बार लगा, जब तुमने धोबी के कपड़े धुलाने का भी पूछ लिया, तो मुझे लगा कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होते,
कोई अतिथि मनुष्य भी होते हैं और कुछ तो राक्षस भी होते हैं। तो राक्षस कौन होते हैं? जो क्रूर होते हैं, जो कठोर दिल के होते हैं, जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं। तो ये अतिथि लेखक के घर में आकर उनकी परिस्थितियों को बिना समझे उन पर बोझ बनकर बैठ गए हैं, मानो उनके अंदर देवता तो क्या, मनुष्यिक प्रवृत्तियां तो क्या, राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, लेखक ने प्रभाव जमाने के लिए कहा कि लॉन्ड्री में धो भी तो बहुत दिन लगाएगा, धोएगा फिर सुखाएगा। लॉन्ड्री वाले तो जल्दी जल्दी मशीनों में ड्राई क्लीन करके दे देते हैं। तो ये जल्दी कहने का मतलब था कि लॉन्ड्री में देंगे, जल्दी कपड़े आएंगे तो आप जल्दी चले जाओगे। तो कहा किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। लेखक के मन में ये विश्वास था कि इसको जल्दी जाना है, इसलिए कपड़े धुलवाने की बात कर रहा है। और मैंने भी कह दिया लॉन्ड्री में धुलवा देते हैं ताकि जल्दी चले जाओ। कहाँ है लॉन्ड्री? मेहमान ने पूछा। चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। अब देखिए यहाँ भी किस तरह व्यंग करें। सहज बनियान, सहज कहते हैं जो बिल्कुल आराम से कहीं भी पहन सकते हैं। घर में बनियान पहन के घर में आराम से घूम सकते हैं। तो बनियान को सहज कहा। और औपचारिक कुर्ता, कुर्ता कब पहनते हैं? जब बाहर जाना हो कहीं, जब कोई घर में आए, शिष्टाचार के नाते अच्छी तरह कपड़े पहनकर जब किसी के आगे बैठना हो, तो औपचारिकता दिखाने के लिए हम करते हैं ऐसा। तो कुर्ते को औपचारिक और बनियान को सहज नाम दे दिया उन्होंने। सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा, पहनने लगा। तो यहीं पे समाप्त करते हैं हम। अगले वीडियो में हम इस पाठ को पूरा करेंगे। तो मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो लेकर आऊंगी और इस पाठ को समाप्त करेंगे।